चलिए शुरू करते हैं हम आज का बायोलॉजी का लेक्चर। क्लास 9 बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू किया था और हमने थोड़ा बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, हमने सेल के बारे में समझा था, सेल की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देखी थी। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी को पढ़ा था। एक बार सारे बच्चे अपने नोट्स को चेक कर लोगे। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था कि किसी किसी सेल में कौन से 3 फीचर्स हैं तो सारे सेल में कॉमन होते हैं। उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे कराता है ये भी डिस्कस किया था। उसमें मैंने पैसिव में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तक हमने अपनी आखिरी बात करी हुई थी। एक बार सारे बच्चे अपने नोट्स को चेक कर लेंगे कि यहीं तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हाँ, वही मैंने कहा कि हमने यहाँ पर आई थिंक यहाँ पे हमने खत्म किया था अपना क्लास। ठीक है, तो आज इसके आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज सेल ऑर्गेनेल तक तो थोड़ा कवर कर ले, मतलब सेल ऑर्गेनेल शुरुआत कर दे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं ऑस्मोसिस नहीं बताऊंगी बेटा, हम इसके आगे से इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस सब हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आइए अब हम ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड एक टाइप्स देखने जा रहे हैं। 3 तरीके के सॉल्यूशंस को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पहले तो इंपॉर्टेंट है तो पहले लिख लेते हैं कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम बच्चा लोग ऑस्मोसिस पढ़ लिया। अब 3 टाइप के हम सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। 3 टाइप के सॉल्यूशन है, बातें नहीं करें, पहले सुनेंगे। पहला है हाइपोटोनिक, दूसरा है आइसोटोनिक और तीसरा है हाइपरटोनिक। ठीक है, आराम से समझेंगे क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम 2 चीज़ की बात करेंगे, ध्यान से देखना। पहले तो सेल की बात करेंगे, पूरा चैप्टर ही सेल से डील कर रहा है। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो मैंने अपने सेल को किसी सॉल्यूशन में रखा है। क्या तुम लोग को दिख रहा है? मैंने अपने सेल को कहाँ रखा है? किसी सॉल्यूशन में रखा है। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है, तो पहला डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन है कैसा। ठीक है, पहला जो सॉल्यूशन है बेटा वो है हाइपोटोनिक। पहला जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक। देखो, हाइपोटोनिक का मतलब होता है, ये जो ब्लू वाला क्या है? सॉल्यूशन है, रेड वाला क्या है? सेल। ठीक है, हाइपोटोनिक का मतलब है जो ये सॉल्यूशन है ना बेटा, जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर पानी ज्यादा है, इसके अंदर पानी ज्यादा है। मैं लिखूं मोर वाटर, आराम से समझेंगे। हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, मैं कह रही हूँ हाइपोटोनिक के केस में सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट के यहाँ पे मैं पानी के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ, यानी हाइपोटोनिक में क्या है? सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। और मेरे सेल में बेटा, और मेरे सेल में पानी कम है, लेस वाटर है। ठीक है, इतना क्लियर है। हाइपोटोनिक के केस में हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस, चीजें मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के। अब बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो क्या चीजें मूव करेंगी? ये नहीं करेंगी, बिल्कुल मूव करेंगी। ठीक है, तो ये ज्यादा पानी कहाँ मूव कर जाएगा? ये ज्यादा पानी कहाँ मूव कर जाएगा? मेरे सेल के अंदर मूव कर जाएगा। अब जब मेरा सेल पहले से चुपचाप से बैठा था, अब उसके अंदर पानी भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, तो सेल क्या करेगा? सेल फूलता जाएगा, सेल स्वेल करता जाएगा। तो इन केस ऑफ हाइपोटोनिक मेरा सेल कैसा हो जाएगा? शेप में फूल जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, पहले ये बता दूं फिर बीच वाला आती हूँ। हाइपर होता ना, हाइपर गुस्सा, हाइपर होता ना, हाइपर क्यों हो रहे हो भाई? क्यों हाइपर हो रहा भाई? ठंडा हो जा, शांत हो जा। ठीक है, इसको समझेंगे। इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो ये ब्लू वाला सॉल्यूशन है ना बेटा, यहाँ पानी कम है, लेस सॉल्वेंट लिख दूं या लेस वाटर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी कम है, पानी कम है तो सोल्यूट ज्यादा होगा। और सेल के अंदर पानी ज्यादा है, मोर सॉल्वेंट इन केस ऑफ हाइपरटोनिक। फिर चीजें का मूवमेंट होगा, फिर चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा। जहां ज्यादा पानी है वो कम की तरफ आएगा। तो मेरे सेल में खूब पानी भरा हुआ है भाई, खूब पानी भरा हुआ है, तो वो पानी क्या करेगा? वो पानी बाहर मूव आउट करने लगेगा, पानी सारा बाहर आ जाएगा। तो जो सेल मेरा पहले फूला हुआ था बहुत ज्यादा पानी की वजह से, वो सेल कैसा हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा मेरा सेल। तो इन केस ऑफ हाइपरटोनिक मेरा सेल कैसा हो जाएगा बेटा? श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। लास्ट बात करते हैं आइसोटोनिक।
अब अच्छी बात ये है, इन केस ऑफ आइसो मतलब बराबर सेम, ठीक है। इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन जितना पानी बाहर है उतना ही पानी सेल के अंदर है, यानी जितना पानी यहाँ पे होगा उतना ही पानी मेरे बाहर भी होगा, यानी यहाँ पे सब बराबर है। जब बराबर है तो कोई हायर कोई लोअर वाला सीन ही नहीं बचेगा, तो यहाँ कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, कोई चीज़ का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। तो जैसा मेरा सेल दिख रहा है ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा, सिंपल सा, ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा। तो यहाँ सेल का जो साइज है वो रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, ठीक है। इतना समझ में आया तुम लोग को? अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं तो एक बार इसको डायग्राम से भी देख लेंगे सारे बच्चे। ये मान लो मेरा एक सेल है, तुम लोग खुद ही बताते जाना, ठीक है। ये मेरा सेल है, हाइपोटोनिक में क्या बनाओ बेटा, बाहर ज्यादा बनाओ कि सेल के अंदर ज्यादा पानी बनाओ? बाहर ज्यादा। तो ये लो मेरा आउटसाइड द सॉल्यूशन, आउटसाइड द सॉल्यूशन पानी कहाँ है, पानी ज्यादा है, और सेल के अंदर पानी कैसा है, कम है। साफ दिख रहा है तुम लोग को? मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो मेरा सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अब याद रखने का तरीका, कंफ्यूजन क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि किसमें स्वेल करेगा किसमें श्रिंक करेगा। तो याद कैसे रखोगे, इन केस ऑफ हाइपोटोनिक, इन केस ऑफ हाइपोटोनिक, हाइपो फूल गया है, गोल गोल हो गया है, तो सेल कैसा हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस से स्वेल करेगा, अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो स्पेशली कौन सा ऑस्मोसिस, तो ये इंडो ऑस्मोसिस की वजह से, इसको मुझे नीचे लिखना चाहिए, ये इंडो ऑस्मोसिस की वजह से, इंडो का मतलब पानी अंदर की तरफ चला गया, तो इंडो ऑस्मोसिस की वजह से मेरा सेल कैसा हो गया बेटा, स्वेल कर गया, सिंपल सा। आ जाओ हाइपोटोनिक बनाते हैं। ये मेरा सेल है, कहाँ ज्यादा पानी बनाऊं, सेल के अंदर ज्यादा पानी बना दो। ये लो, ये सेल के अंदर मैंने ज्यादा पानी बना दिया, और बाहर पानी कम है, मूवमेंट शुरू होगी, ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो बाहर वाला पानी जो सॉरी अंदर में जितना पानी है वो सब बाहर आ जाएगा। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे हाइपरटोनिक में सेल कैसे श्रिंक कर रहा है, तो याद ऐसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे, हाइपरटोनिक है, कौन सी प्रोसेस से श्रिंक कर रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, यानी सेल के एक्सो मतलब एग्जिट, पानी बाहर निकल गया, एक्सो मतलब एग्जिट, पानी बाहर निकल गया, सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, SHRINK। हाइपर में भी आर आ रहा है, श्रिंक में भी आर आ रहा है, याद रखने का तरीका, ठीक है, ताकि तुम लोग को चीजें याद रहे। हाइपो में बड़ा बड़ा हो गया, सेल स्वेल कर गया है, कौन सी प्रोसेस है, इंडोऑस्मोसिस। हाइपर में सारा पानी बाहर आ गया सेल से, कौन सी प्रोसेस है, एक्सो मतलब बाहर आ गया, सेल क्या कर गया, श्रिंक कर गया। आइसो में नो नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट। डायग्राम से दिखा दूं, अगर इसको मैं डायग्राम से दिखा दूं, इसको मैं डायग्राम से दिखा दूं, तो ये मेरा सेल है, जितना पानी सेल के अंदर होगा, जितना पानी सेल के अंदर होगा, 1 2 3 4 5 6, उतना ही पानी मेरे सॉल्यूशन में भी होगा, 4 5 6, ठीक है। तो कोई नेट मूवमेंट होगा ही नहीं, तो सेल रिमेन्स सेम, सेल साइज रिमेन, सेल रिमेन्स सेम, ठीक है, SAME, ठीक है। तो एक क्लियर तौर पे आप लोग को ये याद रखना है कि जितने भी ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका सेल हाइपोटोनिक में रखेगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, आइसोटोनिक में रखेंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो बस सिंपल से शब्दों में इसको समझ लेंगे। तो सारे बच्चे पहले ये लिखेंगे, फिर हम इसके आगे से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग ने समझ लिया। एक चीज़ और समझना बेटा, थोड़े बच्चों को डाउट आता है कि मैम ये कैसे पूछ लिया। पहली चीज़ तो ये 9th में बता देती हूँ तो 10th में भी आसान हो जाएगा। देखो, अगर किसी सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है या सॉल्वेंट ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कैसा है, कम है, ठीक है। और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में बेटा पानी बाहर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो ये कैसा सॉल्यूशन, ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये हुआ बेटा डाइल्यूट। पानी ज्यादा है तो ये हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें तो कोई सीन ही नहीं है, बराबर है। इसके अंदर बात करते हैं, सेल के अंदर
ये सॉरी बाहर कैसा है, बाहर पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो पानी कम है तो इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बस ये छोटी सी चीजें भी याद रखना। तो कभी कभी पूछेगा हाइपोटोनिक कैसा सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि पानी कम है। हाइपोटोनिक कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीजें भी बस लिख लोगे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट छोटा सा है, ठीक है, एक दो तीन और है, एक छोटे से दो टॉपिक और हैं, छोटे छोटे हैं। फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इससे एक सवाल आता है, या तो एमसीक्यू में या तो सिंगल स्टेटमेंट में आएगा। आप लोग ने अमीबा के बारे में सुना है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी उसके पास एक ही सेल है, उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता। ठीक है, और वो अपने सीडोपोडिया फॉल्स फीड्स बनाकर खाना को एक्वायर करता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इंडो का मतलब अंदर लेना, एक्सो का मतलब सेम वही, एग्जिस्ट बाहर फेंकना। ये एक प्रोसेस है बेटा। अगर मैं बात करूं, इंडो और एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जो मुझे अमीबा में देखने को मिल रही है। अगर कोई पूछे भाई अमीबा अपना खाना कैसे एक्वायर करता है, किस प्रोसेस से एक्वायर करता है, तो आप बोलेंगे बाय द प्रोसेस नोन एज इंडोसाइटोसिस। क्या होता है देखेंगे इंडोसाइटोसिस में। मान लो अमीबा जैसा कोई शेप तो नहीं बना हुआ यहाँ पे, कुछ फूड पार्टिकल है। ये सब क्या है, ये सब फूड पार्टिकल है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको पढ़ाई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है नेचर में, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल रिजिड होता है, हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लेक्सिबल है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल दिखेगा ना अमीबा को, वो क्या करेगा, वो अपने एक्सटेंशंस को बढ़ाएगा। तो ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सारा फूड पार्टिकल अपने अंदर ले रही है। भाई अंदर लेते लेते देखो उसने एक थैली टाइप की बना ली, और पूरी थैली में क्या रखा हुआ है, फूड पार्टिकल रखा हुआ है। तो फूड पार्टिकल का मूवमेंट अंदर हुआ है, ठीक है, सेल के अंदर हुआ है, तो उसे क्या हम बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा भी ऐसे ही खाना एक्वायर करता है बाय द प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। उसके बाद अमीबा सारा प्रोसेसिंग करता है। भाई खाना खाया, डाइजेशन करेगा, ऑब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा। वो हम 10th में पढ़ेंगे कि वो होलोजॉइक न्यूट्रिशन शो करता है। अब जितना खाना उसको चाहिए था उसने डाइजेस्ट कर लिया, बॉडी में एब्जॉर्व कर लिया, एनर्जी बना लिया, वेस्ट भी तो बनाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनाएगा। अब जो सेल को जरूरत नहीं है वेस्ट प्रोडक्ट की, वो थोड़ी ना अपने पास रखेगा तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। अब वो उसको रिमूव आउट करेगा। तो जिस थैली में उसने पहले खाना था, तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट देखो धीरे 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 मूव कर रहा है, और जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने शेप फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बनाया था, वैसे ही उसको लेते हुए सेल से बाहर फेंक दिया, तो चीज़ें बाहर चली गई, तो इसको बोल दिया एक्सोसाइटोसिस। तो ये दो प्रोसेस मुझे अमीबा में देखने को मिल रही है। तो मेनली आपसे इससे बस एक ही सवाल पूछता है कि अमीबा एक्वायर इट्स फूड बाय द प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। बस एक्सोसाइटोसिस कब होगा, जब वो अपनी बॉडी से कोई वेस्ट रिमूव करेगा। खाना कैसे लेगा, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। तो बस ये लिख लेंगे और आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, कोई नाम थोड़ा सा बड़ा ही हाई फाई है प्लाज्मोलिसिस, बट है बड़ी ही छोटी सी चीज़। ठीक है, बहुत आसानी से देखेंगे। प्लाज्मोलिसिस नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए, वो आनी चाहिए पी फॉर प्लाज्मोलिसिस एंड पी फॉर प्लांट्स। पी फॉर प्लाज्मोलिसिस एंड पी फॉर प्लांट, याद रहेगा। यानी प्लाज्मोलिसिस जो चीज़ हो रही है, ये मुझे कहाँ देखने को मिलेगी, प्लांट सेल में। मेरे को एक बात बताओ, जब प्रोसेस हो रही थी हाइपरटोनिक, जब सॉल्यूशन था हाइपरटोनिक, तो सेल क्या कर रहा था, हाइपरटोनिक में सेल क्या कर रहा था, सेल श्रिंक कर जा रहा था। सेम वैसे ही अगर मैं किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूं, अगर मैं किसी प्लांट सेल को, देखो डायग्राम में देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, और कैसे सॉल्यूशन में रखा है मैंने उसको, हाइपरटोनिक में रखा है। ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट वाला, ये दोनों अभी रहने दो, ये लास्ट वाला देखो। इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्लांट सेल को रखोगे, तो भाई प्लांट सेल कोई अलग थोड़ी ना है, श्रिंक तो वो भी करेगा, तो देखो प्लांट सेल की ये सारी चीज, अंदर का कंटेंट देखो, इसका देखो साइटोप्लाज्म देखो, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, सबका सब देखो श्रिंक। पहले देखो कितना अच्छे से था, क्योंकि आइसोटोनिक में कुछ सेम, जितना O2 अंदर है उतना O2 बाहर है, नेट मूवमेंट 0 है, सेल की शेप बहुत अच्छी है, जैसा है वैसा। हाइपोटोनिक में देखो थोड़ा फूल गया कि नहीं फूल गया, साइटोप्लाज्म पहले यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा जगह खाली था, बट यहाँ देखो सारी की सारी जगह ऑक्युपाइड हो गई, क्योंकि सेल क्या हो गया, स्वेल कर गया। बट इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सेल तो श्रिंक कर गया, देखो वो कितना छोटा सा हो गया। तो जो श्रिंकेज मुझे प्लांट सेल में देखने को मिल रही है, जब उसको हाइपरटोनिक में रखेंगे, तो उस प्रोसेस को हम, उस चीज को हम प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, एक चीज और रखना, जो चीज श्रिंक हो रही है ना, क्या चीज श्रिंक हो रही है, कोई बताएगा यहाँ पे,
सबसे पहली चीज बच्चे इसमें गलत करते हैं, बच्चों को लगता है जो श्रिंक हो रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है, बट एक्चुअली जो चीज श्रिंक हो रही है दैट इज कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म, दैट इज कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म। यानी इस केस ऑफ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, लास्ट क्लास में पढ़ा है, लिविंग कंटेंट, ऑल द लिविंग कंटेंट, ऑल दी लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। यानी बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करेगी, ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो श्रिंक करेगी, साइट में साथ साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भी, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा और इसी श्रिंकेज को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। लेकिन एक चीज जो है बहुत जिद्दी, जो टस से मस नहीं हुई, सेल वॉल। ध्यान से देखो, क्या सेल वॉल में फर्क दिख रहा है? क्या आपको सेल वॉल में कोई फर्क दिख रहा है किसी भी चीजों में? सेल वॉल टच से मस नहीं हुई क्योंकि सेल वॉल कैसी है, रिजिड है और डेड है। ठीक है, तो जो प्रोसेस मुझे प्लांट सेल में देखने को मिल रही है, जो श्रिंकेज मुझे प्लांट सेल में देखने को मिल रही है, जब हम उन्हें किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उनका पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। पी फॉर प्लांट एंड पी फॉर प्लाज्मोलिसिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जिसके बारे में बात कर रहे थे वो जिद्दी, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ मुझे किस में देखने को मिलेगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है बेटा, ये स्पेशल टाइप का मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया में भी, प्रोकैरियोट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वहां देखने को भी मिलेगा। सेल वॉल का अगर मैं बोलूँ तो कैसा होगा, मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक और कवरिंग होती है, एक और कवरिंग होती है प्लांट सेल में, और उसी को हम बोलते हैं क्या है, ये एक्स्ट्रा कवरिंग है प्लांट सेल में जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल है। ठीक है, लिखा इट इज द रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीला वाला जो मैंने व्हाइट वाला बनाया दैट इज पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो पिंक वाला बनाया है दैट इज सेल वॉल। ठीक है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, इन ए प्लांट सेल मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। ये जो सेल वॉल है बेटा मेरा, ये जो मेरा सेल वॉल है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है जिसका नाम है सेलुलोज, और इस सेलुलोज का काम होता है किसी भी प्लांट को सपोर्ट देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना कि वो अच्छे से खड़े रह सके। ज़्यादा तेज हवा आए, कोई आंधी तूफान आ जाए तो बेचारा गिरे नहीं, तो सेलुलोज क्या कर रहा है, उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट में। ठीक है, तो सेल वॉल पढ़ लिया हमने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी थी, एक बार फिर से याद करवा लो, प्रोटीन से, प्रोटीन, लिपिड्स। ठीक है, लेकिन हमारा सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे। और मैं अगर फंक्शन की बात करूं, फंक्शन की बात करूं तो प्रोवाइड एंड मेंटेन डेफिनेट शेप, भाई एक कवरिंग है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है, वो रिजिड कवरिंग है तो सेल को अच्छा शेप देगा ना, एक अच्छा शेप प्रोवाइड करेगा। ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोस्मोसिस एंड इनहिबिट्स ओवर एंडोस्मोसिस। भाई मान लो सेल को रख दिया हाइपोटोनिक में, ठीक है, प्लांट सेल को रख दिया हाइपोटोनिक में। अब ये थोड़ी ना पानी भरते जा रहा है, प्लांट सेल फूलता जा रहा है, एक टाइम आएगा प्लांट सेल फूल के बस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने देगा। सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा कि ज़्यादा सेल एंडोस्मोसिस करके फूल ना जाए। ठीक है, क्योंकि रिजिड है, उसको कोई हिला नहीं पाएगा, वो तो हिल ही नहीं पा रहा सेल वॉल हमारा। दूसरा, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जैसा मैंने बताया किसी भी टाइप की इंजरी से आपको प्लांट को बचाएगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, आपको एक स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट देने में ये सेल वॉल मदद करता है। तो सेल वॉल के बारे में इतना ही, याद रखने वाली 2-3 चीज़ें हैं। प्लांट सेल में मिलता है, सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज किसी भी प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बस यही है आपका सेल वॉल। चलिए आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम न्यूक्लियस की। ठीक है, एक सेल के अंदर एक पार्ट है ये भी, ठीक है, इसको पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बेटा मैं पहले ही ऊपर लिख देती हूँ कि इसको तो नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरी लग रही है लिखना, बट है बहुत इजी। मैं सच बताऊँ इतना टफ नहीं है न्यूक्लियस, बहुत इजी सा है थोड़ा, लेकिन टाइम लगेगा इसको समझने में, आराम से देखेंगे। आपके सेल के अंदर, आपके सेल के अंदर बेटा एक, सपोज ये आपका सेल है और सेल के अंदर आपका एक गोल गोल सा राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है। मैं बताऊंगी भी क्यों कंट्रोल सेंटर है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन अभी ये जानेंगे। हमारे सेल का कोई पूछेगा कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ दिस सेल कौन है, तो वो है आपका न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। यानी एक तरीके से सब कुछ कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है,
पहले ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं ये न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके बारे में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ बच्चा लोग। आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ डायग्राम में देखोगे, ये एक, तुम ध्यान से देखो, एक तो ये मेम्ब्रेन है, तुम लोग को दिख रहा है, एक ये मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बीच बीच में बेटा तुम ध्यान से देखो, बीच बीच में देखो कि पोर्स है, ओपन है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, क्योंकि चीज़ों का ट्रांसपोर्ट। भाई कोई चीज़ अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना चाहती है तो आराम से भाई तुम भी आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, फ्रेंडली बिहेवियर रखती है सबके साथ ये, ठीक है। जिसको आना चाहे आ सकता है, आ जाओ भाई, बाहर जाना है बाहर चले जाओ भाई, इसलिए ये पोर्स दे रखे हैं चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सिंपल सा। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से देखेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर, अच्छा ये जो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, दो मेम्ब्रेन बनाया था, इन दोनों को साथ में हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने अभी बच्चा लोग बनाया था ना, इन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, सिंपल सा। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, इस पूरे न्यूक्लियस में भरा होता है बेटा फ्लूइड, इस पूरे न्यूक्लियस में भरा होता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, सिंपल सा। इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर एक और गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये देखो एक और गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। कंफ्यूज नहीं करना, न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, सिंपल सा, ठीक है। देखो लिखा भी है, इट इज अ राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। आपको बस ये जानना है कि न्यूक्लियस क्या चीज है, न्यूक्लियस के अंदर राउंड स्ट्रक्चर है। ये तीन चीज, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, ये मैं अलग से समझाती हूँ, ठीक है। पहले एक चीज देख लेंगे, आपको इस डायग्राम में कुछ धागे धागे जैसा चीजें दिख रही हैं, ये धागे धागे जैसी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ जगह खाली है, मैं आप लोग को यहाँ समझाती हूँ। सुनना, आप लोग ने डीएनए का नाम सुना है कभी, ठीक है। अब होता क्या है, आपके न्यूक्लियस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस में ही क्या है, डीएनए है, लेकिन कैसे है पहले इसको समझो। जब न्यूक्लियस के अंदर, पहले मैं डायग्राम से दिखा रही हूँ, जब न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे धागे जैसे चीज़ें, कुछ धागे धागे जैसी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो इनको हम बोलेंगे बेटा क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमेटिन, CHROMATIN। यानी ये क्रोमेटिन डीएनए ही है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। क्रोमेटिन क्या है मैम, डीएनए ही है, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन डीएनए कैसा है, अभी बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, खुला हुआ है डीएनए। तो क्रोमेटिन क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। कहाँ फैला है, न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला हुआ है, अभी ये खुला है, पूरे धागे फैले हुए हैं। अब क्या होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, भाई हर बॉडी में कंटिन्यू सेल बन रहे हैं, भाई हमने पढ़ा ना सेल थ्योरी, ये एक सेल से ही दूसरे सेल बनते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो अब ये क्रोमेटिन, ये बिखरे हुए धागे क्या करेंगे, अपने आप को कंडेंस करेंगे, अपने आप को कॉइल करेंगे। जैसे कॉइल वर्ड सुना है ना, कॉइल का मतलब क्या, फिजिक्स में अगर ऐसा देखा होगा तो इसको बोलते हैं क्वेल। क्या करता है, ये धीरे धीरे क्रोमेटिन कंडेंस करता है और क्वाइलिंग करने लगता है, और कंडेंस और क्वाइलिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया, जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाया बच्चा लोग, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको बोलेंगे क्या, क्रोमोसोम। क्या क्या पढ़ाया, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमेटिन। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन कहाँ चला गया, क्रोमेटिन में क्या हो गया, थोड़ा सा अलग सा लिख दूं, एक मिनट रुकना, 2 मिनट मुझे देना, एरो करके समझाती हूँ तुम लोग को ताकि चीज़ें याद रहे, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या प्रोसेस हुई, नाम बताएंगे प्रोसेस का, कंडेंस हो गया और उसकी क्वाइलिंग हो गई, ठीक है। और क्वाइलिंग करने के बाद कुछ बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, इसको मैंने बोल दिया क्रोमोसोम, CHROMOSOME, ठीक है। ये एक्स शेप के स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा बेटा, इसी क्रोमोसोम के अंदर मेरा डीएनए प्रेजेंट है।
अब एक वर्ड आता है क्रोमेटिड, सच बताऊं तो ये 11th में समझ में आता है ज़्यादा, 10th में, लेकिन हाँ 9th में थोड़ा पता होना चाहिए। अब जब डिवीजन का टाइम आ गया, सेल डिवाइड, भाई इसने अपने आप को तैयारी, सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करने के लिए क्या किया, अपने आप को कंडेंस कर लिया, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, अब ये अपने आप को फिर से रेप्लिकेट करेगा, अपने जैसा ही कॉपी बनाएगा। तो जब अपने जैसा ही कॉपी बनाएगा, ये क्रोमोसोम अभी ऐसा है, इसने अपने जैसा ही एक और क्रोमोसोम बना लिया ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेटा क्रोमेटिड। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये वाला इसको क्या बोल देंगे हम, क्रोमेटिड। कब देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन के टाइम पे। क्रोमेटिड है क्या, क्रोमोसोम का ही सिस्टर रेप्लिकेशन है, उसी का सेम, उसकी जैसा ही है, तो अपने जैसा ही कॉपी है। सच बोलूं तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि सेम है, सिस्टर ब्रदर बिल्कुल सेम सेम है, तो सिस्टर क्रोमेटिड है। तो 3 वर्ड आपको समझ में आया। क्रोमेटिन का मतलब अभी फैला हुआ है सब कुछ, फैला, कंडेंस हो गया, कॉइल हो गया, एक्स का स्ट्रक्चर बन गया, उसको बोल देंगे एक है तो क्रोमोसोम, डबल हो गया तो क्या बोल दिया, क्रोमेटिड बोल दिया। लेकिन अभी हमने डीएनए के बारे में डिटेलिंग नहीं पढ़ी, ठीक है, क्योंकि डीएनए में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बच्चे लोग ने सुना होगा, सुना है ये वो जीन्स नहीं जो हम पहनते हैं, ये अलग जीन्स है, ठीक है ये बिल्कुल ही अलग जीन है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो डीएनए है बहुत मस्त चीज़, इसको पढ़े, थोड़ा जगह मिल जाए मुझे अच्छी सी, यहाँ तो जगह खाली होगी नहीं, कोई नहीं, यहाँ देखेंगे, ठीक है, आराम से समझेंगे। सपोज करो, और डीएनए आपका बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंड है उसके अंदर, ठीक है। अब वो सब आगे आरएनए में सिंगल होता है, डीएनए में डबल होता है, ये 2 स्टैंड है। डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनना, या न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए। आपकी बॉडी के जो भी कैरेक्टर मतलब हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा कलर कैसा होगा, मेरा नाक कैसा होगा, मेरा कान कैसा होगा, ये जो भी कैरेक्टर है, ये कौन डिसाइड कर रहा, ये डीएनए डिसाइड कर रहा है। यानी आपकी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर, भाई कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो हम बोलते हैं ना कि मम्मा से मिल रहा है, बोलते हैं ना पापा से मिल रहा है, तो जो कैरेक्टर ये आते हैं ना, आपकी आंखें मम्मी से मिल सकती हैं, आपके बाल पापा से मिल सकते हैं, कुछ या आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, आप सिमिलर होते हैं थोड़े अपने माँ बाप की। एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होते, हम 10th में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ के चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे कैरेक्टर डिसाइड कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है, कि आप होंगे कैसे, आप अंदर कैसे दिखेंगे, सारे कुछ आपका डिसाइड करता है डीएनए। और डीएनए के पास ऐसा क्या है जो डिसाइड करता है, तो डीएनए के पास है बेटा जीन्स। कैसे, देखो डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है। अब मान लो डीएनए का सिर्फ ये पार्ट जो मैंने बॉक्स में बनाया है, इसको बोल दूं जीन 1, ठीक है। डीएनए का सिर्फ ये पार्ट, इसको बोल दूं मैं जीन 2, और डीएनए का सिर्फ ये पार्ट, इसको बोल दिया मैंने जीन 3, ठीक है। यानी एक बात तो आपको समझ में आ रही, जीन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में ही है। लेकिन क्यों जीन बोल दिया, क्यों अलग बोल दिया, क्योंकि जीन्स का काम अलग होगा। इतने बड़े डीएनए में अलग अलग पार्ट बटे होंगे, अलग अलग कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि किसी बच्चे का आई कलर क्या होने वाला है, किसी बच्चे का आई कलर क्या होने वाला है, ये काम पूरे बड़े से डीएनए में काम सिर्फ कौन करेगा, इतना जीन 1 करेगा। इतने बड़े डीएनए में सब थोड़ी ना लग जाएंगे, आँख का कलर क्या डिसाइड होगा, यही पूरा यही काम है बस डिसाइड करना, नहीं। इतने बड़े से डीएनए में सिर्फ इतने पार्ट का काम क्या है, किसी भी इंसान का आई कलर कैसा होगा, सिर्फ ये डिसाइड करना। तो जीन एक फंक्शनल सेगमेंट है कि आपका कैरेक्टर कौन कौन काम बटा हुआ है डीएनए में भी। मैं बोलूँ जीन 2 का काम है आपका हेयर कलर को डिसाइड करना, तो भाई आपके हेयर का कलर क्या काम होगा, इतने बड़े से डीएनए में सिर्फ इतना पार्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है ऐसे, ऊपर वाले का देखो, इसमें हम तो नहीं कर रहे, ये ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड होके आता है, ठीक है। जीन 3 का, इनफैक्ट तुम लोग सोच रहे हो कि मैम ये तो कुछ कैरेक्टर हैं जो हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं कि आंख का कलर क्या होगा, बाल का कलर क्या होगा, नाक कैसी होगी, कान कैसी होगी। इनफैक्ट आपका ब्लड ग्रुप जो हम देख भी नहीं सकते, बट वो भी कौन डिसाइड कर रहा, आपका डीएनए ही डिसाइड कर रहा। तो मैं बोलूं कि भाई ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, वो कौन डिसाइड कर रहा, तो डीएनए का ये जीन 3 वाला पार्ट डिसाइड कर रहा। तो जीन क्या है, आपके डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट है जिसका काम क्या है, आपके कैरेक्टर्स को डिसाइड करना। सिंपल, क्या लिखा है जीन में, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब काम यही कर रहा है, कैरेक्टर यही प्रदान कर रहा है। तो डीएनए में ही क्या है, जीन्स है।
तो ये 3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर बोलते हैं कि भाई होना कैसा है, ये सब कंट्रोल सिर्फ आपका डीएनए ही कर रहा है। इसलिए, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहीं से इसका आधा फंक्शन तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। डीएनए का फुल फॉर्म भी डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस बस इतना है, थोड़ा सा लंबा है, इसको आराम से समझोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार इसकी थ्योरी भी देख लोगे बेटा। न्यूक्लियर इन्वलॉप, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियस देख लिया। क्रोमेटिन, इट इज इंटैंगल्ड, खुला हुआ है, मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, क्रोमोसोम, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन बिकम्स हाईली कंडेंस्ड थिक राउंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, chromatid, each chromosome is made up of 2 chromatid which are identical copies of the chromosomes. Simple. ठीक है, तो लिख लोगे सारा, एक डायग्राम भी बना लोगे जो मैंने करवाया था। तो शुरू करेंगे लिखना न्यूक्लियस से। चलिए, न्यूक्लियस से ही रिलेटेड अब हम एक टाइप ऑफ सेल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे पढ़ेंगे ये टाइप ऑफ सेल, न्यूक्लियस के ही रिगार्डिंग से पढ़ेंगे। यानी जो ये क्लासिफिकेशन किया है ना मैंने, ये बेस्ड है कि किसमें ऑन द बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, कि भाई किसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और किसके अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिल रहा। हमें 2 टाइप के सेल हैं बेटा, नाम याद करेगा। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोट का मतलब वैसे सेल, इनको वैसे बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव का मतलब जो बहुत, जब ये अर्थ बन रहा था ना उस टाइम जो आपके अर्थ में प्रेजेंट है, ये वैसे सेल हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्या डिफरेंस है सुनना। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना हुआ है। उस टाइम क्या प्रेजेंट होगा, कोई हम जैसे तो होंगे नहीं, उस टाइम प्रेजेंट होंगे आपके बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये ऐसे कह लो, ये एक बैक्टीरिया का ही डायग्राम है। इसके अंदर देखो डिफरेंस क्या है। इस बैक्टीरिया के अंदर देखो, एक तो सबसे पहली बात, जैसे हमारे अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियस है, बहुत अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर ही ये डीएनए प्रेजेंट था हमारे अंदर। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इनके अंदर देखो जो भी क्रोमेटिन तुम्हें दिख रहा है वो भी फैला हुआ है। ध्यान से देखो, ये अभी फैला हुआ है, इनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। जैसे हमारे अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस था, वो उसके अंदर सारा डीएनए था, इनके अंदर वैसा कोई सीन नहीं है। तो इस ऐसे केसेस में जब इनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है और ये जो ये रीजन है जिसमें ये क्रोमेटिन फाइबर फैला हुआ है, इसे हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। मैं थोड़ा एक बार और यहाँ लिख के समझाती हूँ। एक वर्ड है दैट इज न्यूक्लियोइड, NUCLEOID। मैंने ये पढ़ाया प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे हमारे अंदर न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे सारे क्रोमेटिन फाइबर थे। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इनके अंदर ऐसे न्यूक्लियस नहीं है, इनके अंदर ऐसे बिखरा हुआ है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है ही नहीं, अनडिफाइंड है। और जो ये रीजन है ना जहाँ ये बिखरा हुआ है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यानी दिस इज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और जैसे हमारे अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं हमारे अंदर, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट हमारे अंदर बेटा गोल्गी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल है। इन प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। ध्यान से देखोगे, एक तो ये छोटे हैं साइज में, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जैसा मैंने बताया हमारे अंदर जैसे गोल इतना प्यारा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बिखरा हुआ है इनका डीएनए। और इसी बिखरे हुए रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है। और एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। और चीज बेटा, इनके लेकिन पास सेल वॉल है। ध्यान से देखोगे, इस प्रोकैरियोटिक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ही, साथ में साथ इनके पास सेल वॉल भी है। मैंने जब आपको सेल वॉल बताया था तो ये भी बताया था प्लांट में होता है और कुछ बैक्टीरिया में भी ये होता है सेल वॉल। प्लस कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा फ्लैजिला। ये जो दिख रहा है ना फ्लैजिला, इनका काम क्या है, मूवमेंट में, बस सिर्फ मूवमेंट प्रोवाइड करना है, इनको मूव करने में मदद करता है। यूकैरियोट, ये हम हैं।
जो हमारे अंदर पाया जाएगा, ठीक है। बड़ा है साइज में, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस अच्छा गोल सा है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट में है, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी फंजाई हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे। एग्जाम में सवाल कैसा आता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखो, व्हाट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाएगा, या तो ये डायग्राम आ जाएगा बनाने को कि ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बनाओगे क्या, कुछ ऐसा बना देना, दिखाती हूँ, ऐसा बना देना, ऐसा लेना है, दिखा देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर दिखा देना इनकी एक सेल वॉल, ठीक है, इनका दिखा देना फ्लैजेला, ठीक है, और इनका डीएनए ऐसा बिखरा हुआ दिखा देना, ये ऐसे क्रोमेटिन ऐसे बिखरा हुआ दिखा देना, और इसको बोल देना न्यूक्लियोइड। और कोई भी सेल बस ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देना, कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और हमारा बनाना होगा तो हम आगे पढ़ेंगे, प्लांट का अलग और एनिमल का अलग। तो ये मेजर डिफरेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट में हम सेल ऑर्गेनेल को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है।